नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे अहराजगंज की, जहां मार्ग दुर्घटना में ग्राम पिपरा काजी के पास 2 युवक हुए घायल। और फिर देखेंगे कैसे बुलंदशहर में निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट के आसपास फिर चला बाबा का बुलडोजर। और अंत में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के पटना में पुलिस ने 2 लोगों के घर की कुर्की की कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम पिपराकाजी के पास हुए एक मार्ग दुर्घटना में करीब 9:30 बजे 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल लाया गया, जहां डॉक्टर ने घायलों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें कि निचलौल क्षेत्र के ग्राम पिपराकाजी के पास मार्ग दुर्घटना में घायल 2 युवकों को एम्बुलेंस की मदद से निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिन्हें गंभीर चोट लगी हुई है। दोनों घायल शराब के नशे में अपना नाम पता भी नहीं बता पा रहे हैं। दोनों युवकों को गंभीर चोट लगने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट के आसपास फिर बाबा का बुलडोजर चला। यमुना विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर प्रशासन ने संयुक्त रूप से बुलंदशहर के झाझर में अवैध रूप से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। अब तक 3 अवैध कॉलोनियों में 50 करोड़ से ज्यादा लागत से बनाए गए अवैध निर्माण को यमुना विकास प्राधिकरण कर जमींदोज कर चुका है। झाझर इलाके में अवैध 16 कॉलोनियों को ध्वस्त करने के लिए लगातार 12 बुलडोजर चलाए गए। प्राधिकरण अफसरों के मुताबिक 300 से 400 करोड़ रुपए का अवैध निर्माण को लेकर चिन्हित किया गया है। चिन्हित अवैध निर्माण को एक एक करके यमुना विकास प्राधिकरण गिरा रहा है। जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण होने से झाझर करोड़ क्षेत्र में बसाई जा रही लगातार अवैध कॉलोनियां। यहाँ झाझर में अभी कार्रवाई चल रही है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणदीप सर के नेतृत्व में, उनके आदेश के क्रम में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन अब तक खाली कराई जा चुकी है और ये कार्रवाई कंटिन्यू चलेगी। बस मेरी अपील ये है कि यहाँ के जो भूमाफिया हैं, इनके कहने पे आम लोग यहाँ परचेजिंग न करें। जगह जगह हम लोगों के बोर्ड लगे हुए हैं, उसको ध्यान से देखें, सुने और कोई भी अवैध निर्माण यहाँ पे न करें। और किसी भी किसान को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी अपने निजी घर हैं, निजी वो हैं, उन पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। केवल भूमाफियाओं पे कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रायपुर में कल स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जांच, इलाज और इसके बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों में इसकी पुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट के माध्यम से कराए जाने के साथ ही ऑक्सीजन किट, वैक्सीन, दवाइयों की भी व्यवस्था रखने के निर्देश दे दिए हैं। रायपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश कश्यप की रिपोर्ट। खानपुर थाना क्षेत्र के पटना में पुलिस ने 2 लोगों के घर कुर्की की कार्यवाही की है। यमन यादव उर्फ मंटू पुत्र अभिराम और भैयालाल निषाद पुत्र बैजू अप्रैल महीने में गोपालपुर निवासी विजय कुमार की बाइक लूटकर सहित SC/ST एक्ट में पंजीकृत थे। पुलिस की लगातार दबिश देने और नोटिस देने के बाद दोनों अभियुक्त पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। शातिर अपराधी भैयालाल निषाद के घर पिछले महीने वाराणसी में जिले के चोलापुर पुलिस भी कुर्क की कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस ने दोनों वारंटियों के घर से बर्तन, चूल्हा, बक्सा, चारपाई, कुर्सी, बिस्तर, पंखा समेत कई सामान कुर्क कर लिया था और 7 लेते बने थे। कुर्क की कार्रवाई के दौरान ग्राम प्रधान संतोष सिंह, वारंटियों के घर की महिलाएं मौजूद थीं। थाना अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों शातिर अपराधियों के घर नोटिस चस्पा करने के साथ ही गुडगुडी भी पटवाई गई थी कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अपराध दंड संहिता के अनुसार कुर्की की कार्रवाई की गई। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद कुमार के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट।
कानपुर देहात ब्लॉक मालसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी नहीं बन रहा है पानी जाने का सिलसिला और हमेशा कीचड़ से गुजरना पड़ता है। अधिकारी सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बने हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम पंचायत से लेकर तहसीलदार एसडीएम तक शिकायत कर दी है, फिर भी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। आदर्श ग्राम मोहम्मदपुर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। नालियों का अभाव होने से चारों तरफ गंदगी और कीचड़ का साम्राज्य है। मोहम्मदपुर में रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ लुप्त दिखाई दे रहा है, जिससे भयानक बीमारियां फैल रही हैं, जिससे हैजा, मलेरिया, डेंगू और मच्छरों के पनपने से कीटनाशक, विषैले मच्छरों और अन्य कीटों से बीमारियां फैलने से कुछ लोग मर चुके हैं। अधिकारीगढ़ से बहुत ही बार कहा जाता है तो कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। सरकार से निवेदन है कि इस गांव में जांच की जाए और समस्याओं का समाधान करवाया जाए। कानपुर से सीनियर संवाददाता यादवेंद्र यादव की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला काला शहीद में बीती 21 दिसंबर को 16 साल की युवती खुशबू वर्मा की फंदे पर लटकी लाश मिली थी। इस मामले में उसकी मां ने आत्महत्या की बात कहकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन मृतक युवती के पिता सुशील वर्मा ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी अनिल पर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। रानी वर्मा अपने पति सुशील वर्मा से काफी दिनों से अलग रह रही थी। उसके साथ उसकी बेटी खुशबू वर्मा और उसका प्रेमी अनिल कुमार रहता था। इस मामले में उसकी बेटी को ये सब पसंद नहीं था। अपने प्रेम संबंधों में बाधा बनने की वजह से ही रानी वर्मा और उसके प्रेमी अनिल ने 16 साल की खुशबू वर्मा की हत्या कर दी। पूरे मामले में हसनपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और मां और उसके प्रेमी को अदालत के माध्यम से जेल भेजा है। ये हमारे यहाँ मोहल्ला काला शहीद थाना, ये कस्बा थाना हसनपुर की एक श्रीमती रानी वर्मा हैं और एक इनके प्रेमी हैं अनिल पुत्र मनोहर। इन लोगों के ऊपर रानी वर्मा के पति श्री सुशील वर्मा ने आरोप लगाया है कि इन्होंने अपनी ही बेटी का मर्डर कर दिया। तो हम लोगों ने जब पता लगाया तो पता चला कि एक 14 साल की लड़की थी खुशबू वर्मा। खुशबू वर्मा की माँ यानी रानी वर्मा ये अपने पति सुशील वर्मा से कई सालों से अलग रह रही थी और इनका एक अनिल पुत्र मनोहर व्यक्ति से संबंध था, जिस बात को लेके रानी वर्मा की अपनी बेटी से खुशबू वर्मा से ही अनबन रहती थी। वो मना करती थी आप ये सब मत करो, लेकिन ये जो है कि नहीं मानती थी। इसी बात पे इनका अक्सर झगड़ा होता रहता था इन लोगों का। और 21 दिसंबर की सुबह 6 बजे भी खुशबू वर्मा जब सो के उठी तो उसने देखा कि अनिल और उसकी माँ जो है एक साथ है। इस बात पर उनका झगड़ा हुआ। जो लोग इनकी सादतों से तंग आ चुके थे तो इन्होंने गुस्से में रानी वर्मा और अनिल ने मिलकर उसे गला दबा के हत्या कर दी और उस हत्या को छुपाने के लिए इन्होंने उसको फांसी का रूप देने के लिए उसको पंखे से लटका दिया और फिर शोर मचाया और फिर ऊपर से पड़ोसी इनके आए और फिर उतार कर इनको हॉस्पिटल ले गए। ये करना चाहता है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। एक बार फिर से कोरोना ने दुनिया में दस्तक दे दी है। ऐसे में भारतवासी कितना सावधान रह रहे हैं और इसकी छवि तो हमें जिला चिकित्सालय बलिया में देखने को मिली, जहां डॉक्टर, मरीज और तीमारदार कोई भी सावधानी बरतता हुआ नहीं दिखाया गया। पूरे चिकित्सालय में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है, ना ही कोई भी मास्क लगाए हुए दिखाई दिया। जब हमने इस बारे में चिकित्साधिकारी डॉक्टर दिवाकर सिंह से पूछा तो उन्होंने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर राजनीतिक भाषा में कह दिया कि उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी है और पूरी की पूरी कथा सुना दी। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि वो खुद कितना सुरक्षित रहते हैं तो उन्होंने साफ उत्तर दिया कि वो मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन चैम्बर में नहीं। ओमिक्रॉन BF.7 जो ये वेरिएंट आया है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत ही संक्रमित करने की ताकत इसमें ज़्यादा है। ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ही ये संक्रमण कर सकता है। इसको लेके हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ा दी है और आने वाले हर मरीज की टेस्टिंग हो रही है। जो भी उससे सस्पेक्ट लग रहा है उसका रैपिड टेस्ट RT-PCR हमारे पास पूरा तैयार है। हमारे पास होल्डिंग एरिया है और हमारा हॉस्पिटल नॉन कोविड होते हुए भी हमने ये तैयारी कर रखी है। यदि कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो उसको हम तुरंत कोविड हॉस्पिटल जो हमारा फर्स्ट ट्रांसफर सेंटर है बसंतपुर, वहाँ के लिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। हमारे पास
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कोरोना से संबंधित जितनी दवाएं होती हैं वो सब उपलब्ध है। जी, नए वेरिएंट्स की आहट तो हमारे यहाँ देश में हो चुकी है। गुजरात में इसके लोग पाए भी गए पॉजिटिव। हमारे यहाँ कोई मिला या नहीं मिला सर? अभी तक कोई नहीं। तैयारी के नाम पर क्या क्या व्यवस्थाएं मेरे पास है सर? जितनी व्यवस्थाएं इसके लिए चाहिए वो करीब करीब जो पिछले एपिसोड में हमने देखे, जो तीसरे वेव में, सेकेंड वेव में जो आए थे, उसकी पूरी तैयारी को हमने फिर से रिवाइव कर दिया। सर, इसमें सबसे पहले कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। आज भी चर्चाएं उसी तरह से हो रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क जरूरी है, एहतियात जरूरी है। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट्स के आहट के बावजूद न सोशल डिस्टेंसिंग है, न कहीं पूरे इस चिकित्सालय परिसर में भी कहीं मास्क नहीं दिखा, आपके चेहरे पर भी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि आपको कोरोना से कोई भय नहीं है? नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन हमारे भी जिले में इसका कोई आहट नहीं हुआ है। लोगों को इसके लिए आगाह किया जा रहा है। हम जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। अपने चैम्बर में बाहर नहीं लगाते, लेकिन मैं जब भी बाहर निकलता हूँ और वार्ड में जाता हूँ राउंड लेने या मरीजों भी, तो मैं मास्क लगा लेता हूँ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हसायन विकासखंड क्षेत्र के रहने वाले चंद्रपाल सिंह ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी और उन्होंने फोकस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया, जहां फोकस अल्ट्रासाउंड के कर्मचारियों ने उनकी पत्नी के पेट में गांठ रसौली बताई थी, लेकिन बाद में उन्हें कई और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अपनी पत्नी की जांच कराई, जहां पेट में गांठ या रसौली नहीं पाई गई। उनकी पत्नी की डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई है। रसौली की शिकायत कहीं नहीं मिली। फोकस अल्ट्रासाउंड के द्वारा उनको गलत रिपोर्ट दी गई। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ित को भारी मानसिक टेंशन का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनका फिजूल खर्ची भी हुआ। इसीलिए फोकस अल्ट्रासाउंड पर झूठी रिपोर्ट देने पर कार्रवाई करने की पीड़ितों ने गुहार लगाई है। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। मैं ग्राम पंचायत महासिंहपुर जिला हाथरस का निवासी हूँ। मैंने अपनी वाइफ का 6वें महीने की गर्भावस्था में अप्रैल महीने में फोकस अल्ट्रासाउंड के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें उन्होंने उनके गर्भाशय में 5 mm की रसौली बताई थी। इसके बाद मैंने 3-4 जगह अलग अलग अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की रसौली से पूर्ण तरह मना किया। अब आप ही सोचिए कि पिछले 6 महीने में मेरा परिवार किस मानसिक पीड़ा से गुजरा है। मेरी जिलाधिकारी महोदय से ये मांग है कि मेरे जो 3000 रुपये लिए हैं वो वापस कराया जाए और उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो मुझे झेलना पड़ा है वो किसी और को ना झेलना पड़े। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। राज्य साइबर सेल ने नाइजीरियन ठग डोसो उर्फ डोनसट को गिरफ्तार किया है। उसकी 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की तलाश थी। आरोपी देश के विभिन्न शहरों में ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है और फिलहाल गिरोह के सदस्यों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। साइबर निरीक्षक अंजू पटेल के मुताबिक पिछले साल 21 जून को सॉफ्टवेयर इंजीनियर धर्मेंद्र कसेरा की शिकायत पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ था। आरोपियों ने इंजीनियर से रोहित एंटरप्राइजेस के कार्यधर्ता बनकर बात की थी। इस दौरान बताया कि उनके पास कीमती केमिकल है जो जानवरों की बीमारी, कैंसर, किडनी के रोगों की दवाइयां बनाने में काम आता है। आरोपियों ने केमिकल सप्लाई का झांसा देकर इंजीनियर से अलग अलग बार में 24 लाख रुपए जमा करवा लिए। साइबर सेल ने आरोपी का कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट जारी करवाया, शुक्रवार को रिमांड पर ले लिया। फिलहाल साइबर सेल आरोपी से पूरे तरीके से मामले में पूछताछ में ठगी में शामिल अन्य साथियों के नाम बताए गए हैं, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार करने की संभावना जताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर साइबर राज्य पुलिस लाई है, क्या है? ये आरोपी थे जो कुछ भारतीयों के साथ मिलकर अपने यहाँ केमिकल बेचने के नाम पे लोगों से ठगी का काम करते थे। इसमें इन्होंने जो हमारे इंदौर के एक निवासी हैं उनसे 24 लाख रुपए की ठगी करी थी। इसके अलावा ये इंदौर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के अपराध कर चुके हैं। कई जगहों की पुलिस का रिकॉर्ड जब खंगाला गया तब पता चला कि इन्होंने छत्तीसगढ़, मुंबई और दिल्ली के भी कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी करी थी। काफ़ी प्रयास के बाद इन्हें जब पकड़ा गया और पूछताछ की गई तब पता चला कि ये इस तरह के केसेस में कई लोगों के खातों का उपयोग करके उसमें पैसे डलवाते थे, उसके बाद
वो इस तरह के वारदात को अंजाम देते थे। मैम टोटल कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए थे और इसमें 4 लोगों के नाम आए हैं, 4 लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 2 पकड़े जा चुके हैं और कुछ की गिरफ्तारी शेष है। पूछताछ में उन्होंने कुछ बताया इन्होंने अभी तक? पूछताछ में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो इस तरह का केमिकल बेचते थे और इसमें कुछ लोगों दूसरे लोगों के नाम पे एक्चुअली ये खाते खुलवाता था और उसमें से एक आरोपी पूर्व में ही पकड़ा गया था, अब इसको अभी पकड़ा गया है। किस तरह से लोगों को झांसा दिया कुछ पता? ये केमिकल बेचते थे जिसमें ये था कि ये कैंसर की बीमारी का, जानवरों की अलग अलग तरह की बीमारी, किडनी की बीमारी के इलाज के लिए केमिकल्स बेचते थे। अभी तक कितनी धोखाधड़ी कर चुके हैं मैम? जैसे एक अभी तक 3 केसेस इनके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं, एक अपने एमपी में साइबर इंदौर में रजिस्टर्ड है, इसके अलावा एक छत्तीसगढ़ में केस इनका रजिस्टर्ड है और एक दिल्ली में। टोटल कितने करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आ सकता है? हमारे यहाँ तो 24 लाख रुपए की ठगी है, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में इसका अमाउंट अलग अलग है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंजू पटेल, स्टेट साइबर सेल इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो एमजी रोड पुलिस को मुंबई की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने अपने ही पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी को पकड़ने में सब इंस्पेक्टर टीना शुक्ला और योगेंद्र जोशी की सराहनीय भूमिका रही। जी हाँ, इसी समय में मेरे पास एक अपराध और पंजीबद्ध हुआ था जिसमें एक पीड़िता जो है पत्नी, उसने अपने पति के ऊपर 377 के एलिगेशन लगाए हैं। चूँकि पीड़िता पति से काफ़ी समय से अलग रह रही थी, उसके बाद भी उसने यहाँ आने अलग होने के बावजूद भी उसने यहाँ आकर भी अपराध को घटित किया है। तो उसके पूरे तथ्यों को जांच करते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए फिर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी मुंबई का रहने वाला है, लेकिन वो भी आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा रहता है आरोपी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उसकी भी लगातार लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, उसे ढूंढा जा रहा था, जिसमें मुझे उसकी लोकेशन मुंबई की जब प्राप्त हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने उसमें अनुमति प्राप्त करके मुंबई से उस आरोपी को मैंने गिरफ्तार किया है। किस प्रकार के आरोप लगाए थे पत्नी ने? पत्नी ने उसमें धारा 377 के अंतर्गत जो अप्राकृतिक कृत्य जो किया जाता है, दुष्कृत्य से कह सकते हैं, वो उसमें उसके साथ इस प्रकार के आरोप लगाए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।